नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज के इस लेक्चर में बात करेंगे आपके 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम के लिए। इससे पहले अपन ने एक फर्स्ट लेक्चर में तो फर्स्ट चैप्टर के किए थे और इस सेकंड लेक्चर में अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम चैप्टर नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। और बाकी वाले इंपॉर्टेंट है ही है भाई, आपकी तैयारी कंप्लीट है, बस आपको देखना है। तो आप ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आपके इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर जो 5 है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के अनुसार अकॉर्डिंग टू ब्लू प्रिंट आपका 3 मार्क्स का चैप्टर है। 3 मार्क्स में आपसे एक पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और एक यहाँ से डेरिवेशन बोल रखा है। वैसे तो वो थ्योरेटिकल सवाल भी हो सकता है, तो मैंने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है किस किस टाइप के आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव से, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोला है एंगल ऑफ डिप इज एट 90 डिग्री। तो डिप एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहाँ होता है, तो ये होता है एट पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। इक्वेटर पे 0 हो जाता है, क्लियर। फिर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप है, वैसे तो फॉर्मूला बेस है, अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है। बोला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल एट एनी प्लेस, एट एनी यहाँ पे लिखना चाहते हैं एट एनी प्लेस, देन एंगल ऑफ डीप इज। तो बच्चों क्या होता है अपन जानते हैं, टेन थीटा जो होता है वो होता है बीवी बाई बी एच। क्या होता है बीवी बाई बी एच, बीवी बी एच जानते हो ना, बीवी 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 समझते हो, वो वाली बीवी नहीं, बी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड बी एस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर बी वी और बी एस दोनों इक्वल रहेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और टेन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 45 डिग्री के ऊपर, यानी पाई/4 के ऊपर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री रहेगा। अगर बी वी और बी एच इक्वल है और आपसे एंगल ऑफ डिप पूछा तो 45 डिग्री रहेगा। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो बी एच होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है बी इंटू कोस, यानी यहाँ से आपको एंगल ऑफ डिप देके और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देके बी की वैल्यू पूछ सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, या बीवी की वैल्यू पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप इसके ऊपर कर लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप अगर पूछेगा तो, और न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। तो क्या रहेगा 45 डिग्री इसका आंसर रहेगा अगर दोनों इक्वल है तो। फिर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो बच्चों ये होगा जिसमें क्या होंगे, जिसमें कम जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो आपका इसका ऑप्शन रहेगा बिस्मिथ। भाई निकिल कोबाल्ट तो होता है फेरोमैग्नेटिक, ये होता है आपका डायामैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक। ये कौन सा एल्यूमिनियम का तो पैरामैग्नेटिक, तो आपका इसका ऑप्शन सही कौन सा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिस्मथ इसका सही ऑप्शन रहेगा। इस टाइप सवाल भी पूछता है एग्जाम के अंदर। फिर बोला है द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ अमोंग ऑल सब्सटेंस इज। कौन सी इनमें से यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, तो देखिए जो डायामैग्नेटिज्म है ना वो सभी मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिसका आंसर क्या है डायामैग्नेटिज्म, क्लियर है। फिर बोला है नेक्स्ट इन विच टाइप ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक ससेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो बच्चों जो होता है आपका जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी जो ससेबिलिटी और टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है, बट जो आपका पैरामैग्नेटिक होता है उसकी जो ससेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो अपना क्यूरी लॉज भी होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या रहेगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर है। फिर बोला है द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड है। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए अपन सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं और सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी हाई होती है और कोरेसिविटी लो होती है। तो यहाँ बोलेंगे हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी। तो लो रिटेंटिविटी एंड ये नहीं रहेगा, लो रिटेंटिविटी एंड हाई, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन का सी सही रहेगा। याद कीजिए सॉफ्ट आयरन का BH वक्र कैसा बनता था, कुछ ऐसा बनता था ना, ठीक है, जबकि जो स्टील है उसका कुछ मोटा सारा बनता था, कुछ ऐसा बनता था, याद हो तो वो वाला यहाँ से डायग्राम से हो जाए। BH यहाँ पे क्या लेते थे, यहाँ H और यहाँ पे B लेते थे। BH वक्र भी एग्जाम में बनवाए तो आप बना देना BH वक्र, ठीक है।
ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दैट इज सुपर कंडक्टर की ससेसिबिलिटी जो आपका ये होता है जीटा एम, वो क्या रहेगा तो माइनस होता है। यहाँ पे एक बात आपको और याद करनी है, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनकी जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, और जो पैरामैग्नेट होता है उनकी ससेसिबिलिटी, नेम थोड़ा सही प्रोनाउंसिएशन इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो क्या होती है पॉजिटिव होती है और मतलब 1 के इक्वल होती है। और जो फेरोमैग्नेटिक है उसकी भी जो ससेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है और 1000 के आसपास रहती है। तो नेगेटिव किसकी होती है, किसकी होगी डायामैग्नेटिक की, और जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाती है -1। इसका आंसर क्या रहेगा -1, क्या रहेगा -1 इसका आंसर रहेगा। फिर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन अबोव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स, तो क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या बन जाता है पैरा, अगर टेम्परेचर का माना टेम्परेचर की वैल्यू क्यूरी टेम्परेचर ज़्यादा कर दो क्या बन जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है बोला है इफ मैग्नेटिक मटेरियल विच मूव्स, ये आपके फिलिंग में है ना, विच मूव्स फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज नोन एज, तो ये क्या हो जाएगा जो स्ट्रॉन्ग से जाता है वीकर की ओर वो होते हैं आपके कौन से, वो होते हैं आपके डायामैग्नेटिक। क्या रहेगा इसका आंसर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 नंबर का यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा वैसे बोला डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिक्लेरेशन है, उसकी डेफिनेशन कर लेनी है। क्यूरी टेम्परेचर को आपको डिफाइन याद कर लेना है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी उसको आपको डिफाइन कर लेना है। एक्सएम जो एम क्या होता है आपका I/H या M/H, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एस्टैब्लिश डिफरेंस रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक एम, ये ना जो आपका μr इज इक्वल टू 1 प्लस ये आपका जो आता है डेरिवेशन वाला, यानी इसको हम क्या ससेसिबिलिटी बोलते हैं, आपका ये हो जाएगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ से अगर आपसे BH वक्र भी ड्रॉ करवाए तो भी आप ड्रॉ करवाने के लिए बोल सकते हो, आपसे यहाँ से BH वक्र भी करके जाना है। तो ये थे इस चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके ठीक है। आगे अपन देख लेते हैं इसी के अंदर चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर जो 6 है ना वो भी आप कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से बोला हुआ है वैसे तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक बोला हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, और एक बोला है डायग्राम का क्वेश्चन यहाँ से बोला, और यहाँ से कोई डेरिवेशन बोला हुआ नहीं है। तो मैंने भी क्वेश्चन जो लिए वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही लिए हैं। फिर भी मैं फिर बोलूँगा आपको PYQ जरूर करके जाना, PYQ जरूर करके जाना, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम में पहले कैसे क्वेश्चन आते थे वो भी आपको पता होने चाहिए, यानी इतिहास हिस्ट्री पता होनी चाहिए। फिर भी अपन बात करते हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं अपन, है ना। हालांकि जब भी देखिए बोर्ड एग्जाम 2022 में ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग पेपर नहीं सेट हुआ था, बाकी जब भी पूरा सिलेबस रहा है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर सेट रहा है हुआ है, तो इस बार भी ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग ही रहेगा। लेकिन फिर भी अपन बोर्ड को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है। तो इसके लिए आपको मैंने उपाय बता दिया है, आप PYQ जरूर करके जाइएगा, आपको कोई दिक्कत, अगर आप PYQ करके जाते हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलिए आगे बात करें चैप्टर नंबर 6 से कुछ क्वेश्चंस की अपन बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 में क्या बोला है, ये आपका EMI का चैप्टर है, मार्क्स 3 है। तो क्वेश्चन नंबर जो मैंने पहले रखे ऑब्जेक्टिव, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF इन ए सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, दिस लॉ इज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था फेराडे ने। यहाँ से आपसे अगर एक मान लीजिए डेफिनेशन पूछना चाहे तो फेराडेज लॉज या लेंज लॉ भी पूछ सकता है, अगर डेफिनेशन पूछे मान लीजिए 1 मार्क्स के अंदर तो पूछ सकता है। तो आप फेराडे लॉ और लेंज लॉ को भी याद रख लेने चाहिए। जितने जो नेम के लॉ है ना वो आपको याद कर लेना चाहिए, नेम लॉ जनरली एग्जाम में पूछता रहता है, जितने नाम वाले नियम है वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा फेराडे ही रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट, इन लेंजेज लॉ देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ, तो लेंज लॉ में क्या कंजर्व होता है, तो ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस रहता है आपका लेंज लॉ। यानी लेंज लॉ किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। फिर आगे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली, ऐसा है कि मेटल रिंग है वो एक ऐसे मेटल रिंग वो ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, ठीक है।
फिर आगे बोलना चाह रहा है, आगे ये बोल रहा है कि ए बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू द रिंग, ऐसा ऊपर से एक बार मैग्नेट को क्या करवा रहा है, ड्रॉप करवा रहा है इसके ऊपर ऐसे। तो बोल रहा है विद इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट इज। तो बच्चों इस केस में आप हमेशा याद कर लीजिए, ये भाई देखिए क्या होगा, जब नॉर्थ पास है तो नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ तो क्या होगा, तो नॉर्थ को रिपल करेगा, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन जी रहेगा, यानी इसका जो होगा इक्वल टू जी नहीं, इसका ऑप्शन बी लेस देन जी रहेगा। क्या रहेगा, लेस देन जी, लेस देन जी रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक फ्लक्स, एक मिनट क्या बोला है, एक मिनट ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए वेबर इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम वेरीज विद टाइम t एज phi इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट 8t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको लगाना है फेराडे लो, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस d∅dt होता है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, ये आएगा 12t माइनस 5 आएगा। अब यहाँ पे आप क्या निकाल लीजिए, पोटेंशियल निकाल लीजिए, ई आएगा मीन्स EMF निकाल लो, तो ई आएगा 12 इंटू 0.25 माइनस क्या करोगे आप, माइनस करोगे यहाँ से 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 यानी 1/4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा यानी माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ अगर बात करें मैग्नीट्यूड की तो ई आ जाएगा 2। अब आई क्या रहेगा, तो आई रहेगा E/R, और R कितना गिवन है, R गिवन है कितना, रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, तो 2/10 करोगे, तो 2/10 करोगे 0.2 एम्पियर, इसका आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.2 एम्पियर इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। मतलब सिंपल आपको E बराबर d∅dt लगाना है, वहां से E आएगा तो फ्रॉम ओम्स लो I इज इक्वल टू V/R, और यहाँ V की जगह E ले लेना है, E यानी EMF ले लेना है। फिर बोला है ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो बच्चों ये होती है हेनरी, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। क्लियर। यहाँ से अगर आपसे पूछे डायमेंशन, डायमेंशन में क्लियर कर जाना, तो चाहे सेल्फ इंडक्शन पूछे चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट पूछे, दोनों की क्या रहती है, हेनरी रहती है। आए क्वेश्चन यूनिट ऑफ ∇φ/r, तो बच्चों चार्ज होता है, क्या होता है, वैसे आप देखो इसको सोल्व अलग से मत करना, ये क्या होता है, चार्ज होता है, Q इज इक्वल ∇φ/r जो फॉर्मूला होता है, तो ये क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा, और चार्ज क्या, तो कुलॉम होता है, यानी इसके यूनिट क्या रहेगी, कुलॉम, या डायमेंशन मुझे क्या हो जाएगी, वो A1T1 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, क्लियर है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आगे मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी लेने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो चैप्टर नंबर 5 का हो गया, देखा जाए तो ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कितना रहता है, 0, और यही होता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो ये 0 रहेगा। AC जनरेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो किस पर वर्क करता है, तो ये वर्क करता है किसके ऊपर, जो आपका चैप्टर का नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। फिर बोला है इंडक्शन फर्नेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये भी काम किसके ऊपर बेस करती है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही वर्क करती है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। आगे जो क्वेश्चन है, फिर बोला है इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ ए सोलेनॉइड इज डबल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, तो बच्चों हो जाएगा 4 टाइम, क्योंकि जो L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 n² A इंटू एल जो रहेगा। ठीक है, यहाँ अगर आप n को आप चाहो तो n/L कर लीजिए, तो ये n/L इसको तो नीचे यहाँ से L करिए L आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर बोला है सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको बच्चों बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको बोला जाता है। क्लियर है। फिर क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट, ऐसा बोला है कि द करंट थ्रू द वायर PQ इज इंक्रीजिंग, यानी P से Q, इन विच डायरेक्शन डज द इंड्यूस करंट फ्लो इन द क्लोज लूप, इस लूप में करंट किधर फ्लो होगा। देखिए यहाँ पे लगाएंगे कौन सा ये लो लगाएंगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अपन जो अपना राइट हैंड का थंब इसको करंट में पॉइंट करोगे तो यहाँ पे जो ये कर्ल फिंगर वो किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, जो कहाँ आएगा, आउटसाइड आएगा।
मतलब आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या करेगा, करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इसको अपोज करना है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो कराएंगे अपन, ऐसे फ्लो करें ताकि जो मैग्नेटिक फ्लो क्या बन जाए, इनवर्ड बन जाए। तो इसमें करंट फ्लो रहेगा क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा क्लॉकवाइज। क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, CW, क्लॉकवाइज इसका आंसर रहेगा। क्लियर है कि नहीं। फिर आगे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार मैग्नेट NS, ये रहा बार में NS इज मूव, ये रहा NS इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन एरो, ये एरोस इंडिकेट कर रखा है, बिटवीन टू कॉइल्स AB एंड CD, ठीक है, एज ऑन इन फिगर, इन विच कॉइल द डायरेक्शन ऑफ करंट विल लुक लाइक एंटी क्लॉकवाइज इफ व्यू फ्रॉम द, यानी यहाँ से लेफ्ट साइड देखने पर कौन सी कॉइल में जो करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, जब ये नॉर्थ दूर जाए साउथ बन जाएगा, ठीक है, तो साउथ के लिए जब साउथ बन रहा है तो साउथ से लाइंस बाहर निकलती है, तो ये वाला जो है ना इसमें करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो इसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये साउथ बनेगा इसमें करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो इसमें हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा AB कॉइल में। कौन सी कॉइल में, AB कॉइल में करंट होगा आपका ACW, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोला है, देखिए ये भी इस टाइप क्वेश्चन भाई, जो डायग्राम का क्वेश्चन जनरली लेंज लॉ से एग्जाम में आता है ना, और यहाँ से बोला भी यही है। तो फिर बोला है प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब इन फिगर बिलो। देखिए जब नॉर्थ पास आएगा, ठीक है, तो ये करंट ऐसा फ्लो कि नॉर्थ ही बन जाए, तो नॉर्थ से लाइंस क्या रहेगी, बाहर रहेगी। मैंने ऊपर था वो गलत बता देगा, ऊपर यहाँ साउथ बनाना है, तो साउथ में तो क्या रहेगी, नॉर्थ से बाहर साउथ के अंदर रहेगी। चलो हालांकि इसमें ये रहेगा, AB रहेगा इसका आंसर। चलिए यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो इसमें देखिए क्या होगा, इसके ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, ए की मतलब डिस्क्राइब पोलैरिटी, तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा प्लस और B क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, AB डायग्राम का क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस सिचुएशन डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो देखिए बच्चों इसमें तो करंट इंड्यूस होगा ही नहीं, रीजन क्या होगा, क्योंकि जो इस करंट की वजह से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो इस लूप के होगा पैरेलल, तो इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, इसमें I रहेगा 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जब लूप अंदर प्रवेश करेगा, अंदर एंटर करेगा, तो क्या होगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा ABCD। कैसे होगा, इसमें A to B to C to D। उसके बाद जो C है ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये लूप दूर जा रहा है, तो क्या होगा, इसकी वजह से देखिए इस करंट की वजह से B बन रहा है इनसाइड, जब दूर जाएगा तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, तो उसको क्या करना है, बढ़ाना है, तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो रहेगा ऐसे, यानी एक तरह से बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बोलो क्लियर है। फिर यहाँ पे एक डायग्राम होकर जाना है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ एन अल्टरनेटिंग, यानी AC जनरेटर का डायग्राम भी बनवा सकता है, अगर बनवाना चाहे तो। यहाँ डायग्राम क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है, तो आपको AC जनरेटर का डायग्राम भी करके जाना है, ठीक है। इसके साथ ही PYQ जरूर देख लेना है। ये तो मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल तैयार करके दिया है, लेकिन PYQs भी आपको देख लेने हैं, ठीक है। चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, AC वाले चैप्टर के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के अंदर आते हैं। तो ये चैप्टर कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। 4 नंबर में क्या क्या पूछेगा, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछेगा, और एक 1.5 नंबर का डेरिवेशन पूछेगा, ठीक है। तो मैंने इसी हिसाब से क्वेश्चन भी इसमें लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद होना चाहिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल, तो क्या होती है, 0 होती है। हाफ साइकिल में पूछे तो होता है 2Im/π होता है, ठीक है। प्लस में 2Im/π और माइनस में -2Im/π रहेगा, ठीक है। और उसके बाद RMS और मैक्सिमम पीक वैल्यू में रिलेशन पूछे तो VRMS होता है Vm/√2 और IRMS होता है Im/√2 रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रूट मीन स्क्वायर करंट इन AC सर्किट इज √2 एम्पियर
इट्स पीक वैल्यू विल बी, तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बोला है, तो यहाँ से आएगा, अपन जानते हैं आई आर एम एस जो रहता है वो आई एम बाई रूट टू रहता है, तो यहाँ पे आर एम एस ये गिवन है, तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट इन एसी रूट टू, तो ये रूट टू इधर, तो रूट टू इंटू रूट टू करोगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। क्या रहेगा इसका आंसर 2 एम्पियर। पीक वैल्यू पूछ रहा है ना, तो फॉर्मूले से आप कर लेना, ठीक है, तो 2 एम्पियर। फिर बोल रखा है द यूनिट ऑफ एल बाई आर वेर एल इज इंडक्टेंस एंड आर इज द रेजिस्टेंस, क्या रहेगी, तो एल बाई आर की आपको निकालनी है, यूनिट निकालनी है इसको। बच्चों देखिए जो एल बाई आर है या जो 1/LC है, या इनके आपको याद ही कर लेनी है। तो जैसे कई बार 1/रूट, एक बार ये बता दें, कई बार 1/√LC पूछता है, तो 1/√LC क्या हो जाता है, सेकंड इनवर्स रहता है। क्या होता है सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/√LC, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे, तो इसको L बाई आर को सोल्व करने के लिए, तो L बाई आर को आपको सोल्व करना है, तो इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह, तो L बाई आर थोड़ा सा अपन अटके यहाँ पे, क्वेश्चन मैंने लिखा था, लेकिन इसका आंसर सोल्व करके ही बता देते हैं आपको। कहाँ गया क्वेश्चन, L बाई आर वेर, तो देखिए L क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, और इंडक्टेंस की जो वैल्यू रहेगी, तो इसको बच्चों आप एक बार सोल्व करना, इसका आंसर है सेकंड इनवर्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पूरा सोल्व बताऊँ क्या, देखो इंडक्टेंस क्या होता है L बाई आर, अगर देखा जाए तो L बाई आर को मैं सोल्व करता हूँ, देखिए E क्या होता है, E होता है L di बाई dt होता है, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से L बाई आर पूछ रहा है, तो देखो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसको मैं R से करता हूँ डिवाइड, तो ये बन जाएगा L बाई आर, L बाई आर, तो यहाँ से L बाई जो R रहेगा, फिर भी ये कैसे बनेगा, di बाई dt, क्या किया जाए बच्चों इसके साथ, तो चलो इसको एक बार देख लेना एक बार इसको, ठीक है। साइज इसका आंसर रहेगा सेकंड इनवर्स रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरा मन नहीं कर इसको छोड़ने का, मैं आपको पूरा बता के रहूँगा। अब थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, गलती हो गई तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एल मैं आपको थोड़ा डिटेल, हो सकता है मेरा मैथड लंबा हो जाए। देखो एल क्या होता है, इंडक्टेंस, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर पर एम्पियर। क्या होती है, वेबर पर एम्पियर, और वेबर क्या होता है, वेबर होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। पहले मैं वेबर को सॉल्व कर रहा हूँ, और ये क्या बनेगा, न्यूटन, शायद बच्चों इसकी एक यूनिट और होती है इंडक्टेंस की, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और नीचे कौन रेजिस्टेंस, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर से करें तो इसका आंसर आएगा सेकंड, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर, सेकंड। फिर भी एक बार बुक में मैच कर लेना एक बार ना, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर, यूनिट वगैरह आपको याद रहनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड है, फिर भी एक बार बुक में इसको आप मैच कर लेना। आगे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर द करंट लीड्स बाय, तो देखिए बच्चों इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, CCL कैपेसिटर में करंट लीड करता है कितना, 90 डिग्री लीड करता है, यानी कैपेसिटर में करंट आगे रहेगा, लीड करेगा, कितना आगे रहेगा, 90 डिग्री आगे रहेगा। और अगर इंडक्ट, और यहाँ पे पूछे कि फेज डिफरेंस कितना रहेगा करंट और वोल्टेज के बीच में, तो वो भी 90 डिग्री रहेगा। अगर यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें वोल्टेज लीड करता है कितना, 90 डिग्री। या आपसे पूछे प्योर इंडक्टिव सर्किट का फेज डिफरेंस, तो वो कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो यहाँ पे वो लीड्स द करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके साथ मैंने और बता दिया आपको, है ना, इंडक्टिव का बता दिया, कैपेसिटर का बता दिया, और अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं, तो फेज डिफरेंस कितना रहता है, 0 रहता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रखा है वो ले रखा है, द पावर फैक्टर वेरीज बिटवीन, पावर फैक्टर कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो बच्चों पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो cos फाई होता है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर 1 होता है, या आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट है या प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो वहाँ होता है फाई, यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस जो रहेगा 90, और कोस 90 हो जाएगा 0, तो ये वेरी करता है 0 to 1, 0 to, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट रहेगा। अगर आपसे प्योर रेजिस्टिव पूछे तो रहेगा 1 पावर फैक्टर, प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव पूछे तो पावर फैक्टर की वैल्यू रहेगी 0। क्या रहेगी, 0। क्या बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ,
तो बच्चों ट्रांसफर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ट्रांसफॉर्मर में क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, केवल वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। ये फ्रीक्वेंसी को चेंज यानी एसी को डीसी में चेंज नहीं कर सकता है। अगर एसी से आपको डीसी बनानी है तो इसके लिए यूज करते हैं रेक्टिफायर सर्किट, जो आपने चैप्टर 14 में पढ़ रखा है। तो ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, और ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, वोल्टेज कम ज़्यादा करता है। ऐसा पूछा ट्रांसफर किस चीज़ को चेंज नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज ये नहीं कर सकता है, नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड। तो बच्चों लेमिनेटेड क्यों करते हैं भाई, जो एड करंट हो उससे हीटिंग लॉस कम हो। तो यहाँ बोलेंगे प्रिवेंट इट फ्रॉम हीट, नहीं, रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एड करंट्स, यानी एनर्जी का लॉस रोकने के लिए। ठीक है, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। आगे जो मैंने ले रखा है वो क्वेश्चन ले रखे, बड़े वाला क्वेश्चन ले बोल रखा है। तो पहला जो क्वेश्चन लिया वो बोला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग इन ए प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। तो आपको इंस्टेंस वैल्यू निकालनी होगी, रिएक्टेंस निकालनी है, और पीक वैल्यू आपको निकालनी है। आपको जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है वो पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। इसी के साथ साथ प्योर कैपेसिटिव भी कर लेना और प्योर रेजिस्टिव भी कर लेना। क्या पता इंडक्टिव ना पूछ के कैपेसिटिव सर्किट में ये बातें आपसे पूछ ले। ठीक है, तो इंडक्टिव के लिए आपको जो करंट का फॉर्मूला वो आप निकाल लेना। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज। उसके बाद डेरिवेशन जो ले रखा है वो बोला है ड्रॉ दी वेक्टर डायग्राम, फेजर डायग्राम फॉर ए सीरीज एलसीआर सर्किट विच इज कनेक्टेड विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एंड डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। जो जेड का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स वाला डेरिवेशन आपको ड्राइव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। डेरिवेशन पूछ सकता है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे करना आपको ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ इन ए एलसीआर सीरीज सर्किट। जो बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है कौन सा, डेल ओमेगा इज इक्वल टू एल बाई आर वाला डेरिवेशन आपको करके कर लेना है ढंग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रखा है यहाँ पे बोला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर इन एसी, यानी एवरेज पावर का डेरिवेशन। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, जो एवरेज अपन करंट निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं वोल्टेज ऐसा ही, उसका भी डेरिवेशन आप करके जाना है। ठीक है, वो हालांकि मैंने नीचे लिख दिया हो वैसे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए यहाँ पे। अब न्यूमेरिकल्स की बात करने लगे यहाँ पे। देखिए न्यूमेरिकल्स बोला है एट एनी टाइम टी इन ए सर्किट पोटेंशियल ये गिवन है और यहाँ से करंट ये गिवन है। तो क्या निकालना, इन दिस केस कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, रूट मीन स्क्वायर, वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इम्पिडेंस ऑफ सर्किट, और निकालना है पावर फैक्टर। तो देखिए बच्चों, आपको पावर फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, इसको आपको सिंगल फंक्शन में कर लेना चाहिए कन्वर्ट। तो इसको देखिए अपन ऐसा हो जाए 100 इंटू 2 इंटू साइन, ऐसा तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको v को भाई देखिए ये वो है साइन 2 होता है, 2 साइन कोस होता है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 इंटू 100 साइन 150/70 कॉस 150/70। तो आपका वोल्टेज का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 100 इंटू साइन 2, यानी साइन 314t हो जाएगा, 314t हो जाएगा। और करंट आपको ये गिवन है। अब देखिए करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का है, तो पाई बाई 3 का है, तो ऐसे 5 मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा होती है। अब ओमेगा तो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा यहाँ से क्या आ रहा है 314 आ रहा है, क्या आ रहा है 314। तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई एफ आएगा, तो ये आएगा 314। तो आप एफ इससे जब निकालोगे सोल्व करोगे तो बच्चों ये आएगा, यहाँ से एफ की वैल्यू आएगी 58। यानी आप यूँ याद कर लीजिए, जब ओमेगा 314 होता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 58। समझ आए, सोल्व कर लोगे तो। फिर आगे बोला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ये हो गया पीक वोल्टेज 100, ये तो हो गया वीएम। आप क्या निकालनी वी आर एम एस, तो वी आर एम एस यहाँ से क्या रहेगा, वी आर एम एस यहाँ से रहेगा वी एम बाई रूट 2,
और Vm/√2 यहाँ पे आएगा 100/√2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा जाएगा 50 × 2 यानी 50√2। इसका आंसर आपको मिल जाएगा RMS 50√2 वोल्टेज। इसको मैंने वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद बोल रहा है इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस क्या होता है आपका Z। तो Z के लिए क्या करोगे आप, Z के लिए आप कर लीजिए, यहाँ से आपके पास वोल्टेज है, आपके पास करंट है, तो आप इसको Z जो निकालोगे तो एक तरह से आपको V/I कर लीजिएगा। V/I से आपको मिल जाएगी इम्पिडेंस मिल जाएगी। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos∅, तो यहाँ से cos∅/3, तो cos60 जो आएगा 1/2। इसका आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है। तो 48 के लिए देखिए आप